So in last class we have studied about the mechanism of respiration and non-respiratory function of lungs. ये दो चीजें हमने करी थी. साथ साथ में we have discussed many other things also, like pressure के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, what are the equations related to. बेटा क्या बाहर कोई है क्या? हाँ खड़े हो तुम. यस. बाहर कोई है? किसी का इंतजार कर रहे हो? इधर ध्यान दो, है ना. आगे आ जाओ तुम. सिट हियर. या बैठो आराम से. एंड ट्राई टू लिसन वट एवर आई एम सेइंग. यू आर नॉट देयर इन द लास्ट क्लास. और कौन लोग हैं जो लास्ट क्लास में नहीं थे? हाथ खड़ा करें एक बार. ओके. सो वी हैव स्टडीड अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को अगर आप एक छोटे से फ्लो चार्ट में बताना चाहो तो इस तरह से बता सकते हो. जो फ्लो चार्ट यहाँ पे बना हुआ है. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन देयर इज ए चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन वॉल्यूम इज डन बाय एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट. जो चेस्ट अगर एक्सपेंड होंगे तो लंग्स को इन्फ्लेट होने की जगह मिलेगी. और हमने ये पढ़ा था पिछली बार कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. वो आपने पढ़ा हुआ ही है, पहले भी पढ़ा हुआ है. प्लीज सिट इन द फ्रंट. उधर मत घुसो, इधर बैठो. सर फ्रंट में आ जाओ. इधर इधर आ जाओ तुम निकल के. कम. उनको बैठने दो आराम से. खिसक जाओ बेटा. यहाँ पे बैठो. फोर्थ बेंच पे. फोर्थ नहीं, फिफ्थ पे. वो गर्ल्स बैठी हैं सारी, वहां पे बैठो. बेटा तुम अंदर हो जाओ थोड़ा. थोड़ा सा अंदर हो जाओ. So decrease in pressure will suck the air inside and it will cause inspiration. Inspiration के टाइम में lungs will expand or they will inflate. Then during expiration chest cavity के अंदर क्या होगा? Again because the volume is already more, तो pressure will decrease and the diaphragm will now it will slowly what it will do, it will relax. क्योंकि पहले जो डायफ्राम था मेन मसल जो हमारी इंस्पिरेशन की है ड्यूरिंग टाइडल वॉल्यूम और ड्यूरिंग द, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि नॉर्मल रेस्पिरेशन नहीं बोलना है. क्या बोलोगे? क्वाइट रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन एट द रेस्ट, जो आप अभी कर रहे हो. ठीक है. जब आप भाग के जाते हो, जैसे मैं आया था अभी थोड़ी देर पहले, तो मेरी जो रेस्पिरेशन रेट थी वो ज्यादा थी और डेप्थ भी ज्यादा थी. Because I need more energy to walk fast. So इसी तरह से अब एक्सपिरेशन होगा तो क्या होगा? मेन मसल इज डायफ्राम. डायफ्राम क्या करती है? When it contracts it becomes flat. When it contracts it becomes flat और फ्लैट होने के कारण से it increases the volume. और उसी तरह से एक्सपिरेटरी जो इंटरकोस्टल मसल्स है हमारी, लास्ट टाइम आपको क्या बताया था मसल्स का कैसे याद रखना है? कौन सी इंस्पिरेटरी मसल है, कौन सी एक्सपिरेटरी मसल है? सो ई के साथ आई आएगा, मतलब कि एक्सपिरेटरी मसल है तो उसके साथ में आई आएगा. इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल. और जब इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल. ओके. सो चेस्ट कैविटी के अंदर क्या होगा? जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब तो फ्लैट हो जाता है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. वॉल्यूम इंक्रीज होने से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. नाउ द डायफ्राम विल रिलैक्स, और रिलैक्स होते वक्त डायफ्राम क्या होता है? ऐसे ऊपर की साइड चला जाता है. सो इट विल गो इनसाइड द चेस्ट कैविटी. ये एब्डोमिनल कैविटी है. पहले इंस्पिरेशन पे ऐसे था, अभी ऊपर की साइड ऐसे हो जाएगा. तो क्या होगा? स्पेस कम हो गई ऑटोमेटिकली. व्हेन इंस्पिरेशन इज देयर स्पेस विल इंक्रीज. सो इट विल टेक, प्रेशर डिक्रीज करेगा, टेक एयर इनसाइड, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, एक्सपिरेशन. सिंपल प्रोसेस है, कोई इसमें आपको
कंफ्यूजन हो तो अभी भी पूछ लो. दिस इज द सेकंड टाइम वी आर डूइंग एंड दिस इज नोन एज बॉयल्स लॉ. P is inversely proportional to volume. ये सब आपने पढ़ा हुआ है पहले. एंड एक्शन इज ड्यू टू चेंज इन डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल. तो नॉर्मल टाइडल रेस्पिरेशन जिसकी आप बात करते हैं एट रेस्ट वाले की, उसमें क्या होता है? इट इज ओनली मोस्टली द डायफ्राम एंड समवॉट ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स. Internal intercostal muscles only involved when there is a expiration, and expiration is mainly passive process. During tidal volume, no expiratory muscles are involved, but whenever you exert, slowly the muscles will be involved, and all the muscles of expiration are known as accessory muscles. और इसी तरह से, या फिर आप उसको accessory नहीं बोल के सिर्फ expiratory muscle बोलोगे, it is understood that it is, चलो जाओ, it is understood that it is already accessory, because in quiet respiration we don't need expiratory muscles, and there are some muscles which are inspiratory but they are accessory inspiratory muscles. Accessory inspiratory respiration muscles, तो वो नॉर्मली प्ले में नहीं आती. नॉर्मली प्ले में हमारे डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल आता है. उसके अलावा कई सारी मसल्स हैं जो कि एक्सर्टेड और फोर्सफुल इंस्पिरेशन के टाइम में काम आती है. तो उनके नाम क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको आने चाहिए. अभी आपने अगर पेपर देखा हो पीयूसी का, तो देयर वाज वन क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ दिस नेम ऑफ मसल्स और ये सब. इट इज वेरी कॉमन क्वेश्चन. तो अभी पीयूसी में आपके सीनियर्स के आया है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. So here you can see that in inspiration the diaphragm will go up, downward in vertical diameter, and compressor of abdominal content and movement of abdominal wall outwards. Pregnancy के कारण difficulty होती है because there is less space for diaphragm to accommodate, and जो because of abdominal content increases, it will push towards the thoracic content और thoracic space को कम कर देती है. Now we have also studied about the mechanism of respiration, जिसमें हमने देखा था कि दो तरह के movements होते हैं. One is pump handle and another is bucket handle. So pump handle movement is related to the ribs. Whenever there is a play of intercostal muscles, the ribs will be rise like this. So this is bucket handle. Bucket का handle side होता है, तो हम उसको उठाते हैं तो वो straight होएगा. तो इस तरह से वो diameter को increase, space को increase करता है. बेटा you can leave. You're not allowed. बंद करके जाओ दरवाजा. So it will increase the space. इसी तरह से अगर हम स्टर्नम की बात करें तो वहां पे जो मूवमेंट होता है वो स्टर्नम ऊपर नीचे होता है. दैट इज नोन एज पंप हैंडल मूवमेंट. तो पंप हैंडल मूवमेंट इज एप्लीकेबल फॉर द स्टर्नल मूवमेंट, एंड दिस bucket handle movement is applicable for the ribs, like this. Bucket handle like this, and pump handle is like this. So maximum contribution 75% is by diaphragm. जैसा मैंने आपको बोला, most of the respiration is accomplished by the diaphragm only. Now expiration, whenever there is expiration, this diaphragm was flat during the inspiration. Now it will rise up and decrease the volume inside the chest cavity, and this will increase the pressure, and the content will be pushed outside. So positive pressure will be generated inside the thoracic cavity, and expiration will take place. So expulsion of addition beyond the tidal volume में क्या होगा? Contraction of now internal intercostal muscles will be involved, and they will push the ribs downward, more downward, जो कि normally नहीं होती है. उससे ज्यादा उसको करेगा और thoracic cage को और contract कराएगा, उस वहां पे और pressure increase करेगा and increase the expiration flow. So if you want to see muscles of inspiration, muscles of expiration. So these are the external intercostal, then diaphragm is there. These two are the resting muscles, the tidal volume muscles.
which are involved during the resting condition also. But there are accessory muscles like scalene, sternocleidomastoid and their parasternal intercostals. एंड इनके अलावा भी कुछ मसल्स होती हैं, जैसे कि नोज की मसल्स होती हैं। नोज की मसल्स होती है, क्या कुछ नोज के मसल्स के किसी को नाम पता है? नेजे एलेनाई होती है, जिसके कारण से हमारी जो नोज है बेसिकली इट इज नॉट इन द सेम पोजीशन वेयर द हमारा जो नॉस्ट्रिल्स है, जो अंदर के बोन के अंदर जो होल्स है उसके सामने नहीं है ये, इट इज डाउनवर्ड्स. अवर वी आर रेस्पिरेटिंग लाइक दिस एंड दिस विल गो लाइक दिस अगेन, ऊपर जाएगा देन इट विल गो दिस टाइप. सो इट इज जस्ट टू फिल्टर द कोई भी बाहर से डेब्रिस या कोई डस्ट या इस तरह की चीजें आ रही है अंदर, फिर वी हैव नेजल हेयर्स आल्सो टू फॉर द फिल्टरिंग. देयर इज अ मॉइस्चर, देयर इज अ स्टिकी मॉइस्चर जिसके ऊपर नोज के ऊपर जो भी डस्ट और स्मॉल पार्टिकल्स आ रहे हैं वो चिपक जाते हैं वहां पे और फिल्टर आउट हो जाते हैं. इसीलिए नोस्ट्रिल जो है वो सीधा नहीं है. बट कुछ मसल्स हैं जैसे कि नेजल एलेनाई और एक दो और मसल्स हैं जिनके कारण से जब हम रेस्पिरेशन करते हैं फोर्सफुल रेस्पिरेशन तो दे विल राइज द नोज लाइक दिस. नोज को ऊपर उठाती है थोड़ा. अब आप एक काम करो, सभी लोग अभी रेस्पिरेशन कर रहे हो, आप एक बार अपने नोज पे ऐसे हाथ रखो और उसको ऊपर उठाओ और फिर टाइडल वॉल्यूम ही करना है, जोर नहीं लगाना. एंड सी द डिफरेंस. छोड़ के देखो, करके देखो. द रेस्पिरेशन बिकम इजी. यू विल फील द डिफरेंस. द रेस्पिरेशन विल बिकम easy because this part is producing resistance or obstruction to the flow because it want to filter the foreign particles. कोई भी चीज डायरेक्टली अंदर ना चली जाए ऐसे ही. But whenever you require more respiration, so these muscles will contract and try to bring the nostril into the like in the same direction जिसके थ्रू हमारा nostril अंदर वाला जो nasal bone का जो होल है वहां से एयर अंदर जा सके डायरेक्टली. सो that is actually to decrease the resistance of flow to the respiratory system. बाकी ये सारी मसल्स हैं, ये बेसिकली हमारे वॉल्यूम को इंक्रीज करती हैं. जैसे ये जो दोनों मसल्स हैं स्टेनोक्लेडोमास्टोइड एंड स्केलेनाई, ये ऊपर के डायमीटर को और एंटीरियर पोस्टीरियरली और आगे की तरफ इंक्रीज करेंगी, ट्रांसवर्सली एंड आगे की तरफ इंक्रीज करेंगे क्योंकि ये रिब्स को ऊपर उठा लेंगे. ऐसे ऊपर उठाएंगी रिब्स को और क्लेविकल को, तो ऊपर की साइड में ज्यादा जगह क्रिएट करेंगी. नाउ वी हैव प्रेशर्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रेशर्स इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. 3 काइंड ऑफ प्रेशर्स आर देयर. वन इज मोस्ट कॉमन विच इज नोन एज, आपने जिसका नाम भी सुना होगा, व्हाट? Yes, intrapleural pressure. One is the most common, that is known as intrapleural pressure. So what is intrapleural pressure? Yes बेटा, तेज बोलो. Yes. Pleural cavity वैसे इतनी बड़ी होती नहीं है, pleural cavity नहीं बोलते उसको. It is not cavity. हाँ, नहीं सही हो आप, सभी सही हो. प्लूरल स्पेस होती है ना, इंट्राप्लूरल स्पेस होती है विच इज वेरी थिन एंड इट हैज फ्लूइड इनसाइड इट. ओके, सो देयर आर 2 टाइप ऑफ प्लूरास वी हैव. व्हाट इज द नेम ऑफ 2 टाइप ऑफ प्लूरा? जो विसरा के पास है वो विसरल प्लूरा एंड जो विसरा से दूर है वो पैराइटल प्लूरा. कोई भी ऑर्गन होता है उसकी 2 लेयर्स होती हैं हमेशा. वन इज विसरल, अनदर इज पैराइटल. So similarly, the lungs have 2 layers. One is visceral, another is parietal, and दोनों के बीच में जो space है, that is known as intrapleural space, and it is filled with the very thin space and pleural fluid के साथ भरी होती है. So it can decrease the resistance. नहीं तो ये चढ़ करेगी एक दूसरे के अगेंस्ट. फ्रिक्शन होगा जैसे ही लंग एक्सपेंड होगा और डिफ्लेट होगा तो ये दोनों फ्रिक्शन करेंगे बिकॉज दिस इज अ मैकेनिकल प्रोसेस. ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए देयर इज अ फ्लूइड व्हिच विल डिक्रीज द रेजिस्टेंस एंड इंक्रीज द स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स. नाउ दिस इंट्राप्लूरल
some pressure, and this pressure is always negative. This intrapleural pressure is always negative. एंड उसके अलावा दूसरे प्रेशर्स क्या होते हैं? और यस बेटा, नहीं नहीं, नाम बताओ, दूसरे प्रेशर्स कौन से होते हैं? ये बुक दिखाना एक बार. व्हाट आर द अदर काइंड ऑफ प्रेशर इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? ये सारी पल्मोनरी प्रेशर ही है बेटा. अच्छा, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? एल्वुलाई. तो एल्वुलाई में कुछ प्रेशर होना चाहिए, तो दैट इज नोन एज एल्वुलर प्रेशर. इसमें निकालो, रेस्पिरेटरी निकालो. सो एल्वुलर प्रेशर शुड बी देयर, सो इट इज नोन एज एल्वुलर प्रेशर और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ऑल्सो. तो देयर इज इंट्राप्लूरल प्रेशर जो प्लूरा के बीच में है. देयर इज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्वुलर प्रेशर. तो जो एल्वुला के लेवल के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, दैट इज नोन एज एल्वुलर प्रेशर. अगेन इट विल ऑल्सो चेंज विद द ब्रीदिंग. इट मोस्टली रिमेन्स negative during the remains negative during the inspiration, and it becomes positive during the expiration. And at the end of expiration and at the starting of the inspiration, it is always zero. So at the end of expiration and at the starting of inspiration, if somebody asks you in the MCQ what is the pressure, so it is zero. It is equal to atmospheric pressure. It is equal to atmospheric pressure, and we are taking it as a zero. So if it increases above the atmospheric pressure, it is positive pressure, and it is mostly around +1 during the tidal volumes. And during inspiration it is negative -1. During expiration it is positive +1, and during inspiration it is -1. Then we can increase it forcibly up and down. Now the main thing is, ये हो गया इंट्रापल्मोनरी प्रेशर. एंड अनदर प्रेशर इज नोन एज ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर. थर्ड प्रेशर इज ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर. यहां नहीं लिखा, इधर मत देखो, मेरी बात सुनो. ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर. तो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर? व्हेन यू सब्सट्रैक्ट एल्वुलर प्रेशर एंड माइनस इंट्राप्लूरल प्रेशर, द प्रेशर विच कम्स इज नोन एज ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर. Is the difference between the alveolar pressure and intrapleural pressure. It is known as transpulmonary pressure. So we have three kind of pressure. One is intrapleural pressure, which is in between the pleurals. ठीक है. उसके बाद में जो alveolar level पे pressure होगा, that is known as alveolar pressure. अब इन दोनों को माइनस करें तो जो प्रेशर आएगा, that is known as transpulmonary. ठीक है ना? क्यों? सिंपल है, क्योंकि जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो आप देखो तो सरफेस के ऊपर है. इट इज समवेयर ऑन द सरफेस, चेस्ट कैविटी के पास में है. एंड द अनदर प्रेशर इज इनसाइड द लंग्स, टू द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द लंग्स, विच इज नोन एज एल्वुलाई. अब इन दोनों के बीच में अगर प्रेशर कैलकुलेट करते हो अंदर और बाहर के बीच में, तो दैट इज ट्रांसपल्मोनरी. ठीक है. अब इंट्राप्लूरल प्रेशर मोस्टली नेगेटिव होता है हमेशा. इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों टाइम पे ही नेगेटिव रहता है, बट फोर्सफुल एक्सपिरेशन के टाइम में वी कैन टर्न इट इनटू पॉजिटिव, समवट पॉजिटिव. बहुत ज्यादा जोर लगा के हम उसको थोड़ा बहुत पॉजिटिव ले जा सकते हैं. ठीक है. इंस्पिरेशन के टाइम में इट कैन गो अप टू -30. फोर्सफुल इंस्पिरेशन अगर हम कर रहे हैं तो वी कैन टेक इट अप टू -30 ऑल्सो. इतना ज्यादा नेगेटिव कर सकते हैं उसको थ्रू अवर इंस्पिरेटरी मसल. ना इंट्राप्लूरल प्रेशर का इंपॉर्टेंस क्या है? बिकॉज इट इज नेगेटिव. तो नेगेटिव होने का फायदा क्या मिलता है? यस यस, बट एयर आएगी एल्वुलर प्रेशर के कारण से. द एल्वुलाई, एक मिनट बेटा, एक मिनट. हाँ, डेफिनेटली आई विल लिसन टू यू. एक उनको पहले क्लियर कर दो. बिकॉज द चेंजेस विच आर अकरिंग इनसाइड द एल्वुलाई इज हेल्पफुल इन, बिकॉज इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड. ये जो प्रेशर है, ये साइड का प्रेशर है जो कि आपकी मैकेनिकल वेंटिलेशन में काम करेगा ना.
चेस्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करने में काम करेगा। बट जो सक्शन क्रिएट होगा ना वो एल्वुलर लेवल पे क्रिएट होगा, क्योंकि एल्वुलाइज है डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लास्ट पार्ट है एल्वुलाई, तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो वहां जब नेगेटिव होगा तब सक्शन होगा। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? वट एवर है जो बाकी चीजें हो रही है वो चेस्ट वॉल के लेवल पे हो रही है, जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो चेस्ट वॉल के लेवल पे है। अब आप बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बट और कुछ बताना चाहोगे इसके अलावा? एनीबडी एल्स? पीछे से कोई? पीछे बहुत पढ़ रहे हैं लोग, मैंने देख के आया अभी, खतरनाक पढ़ रहे हैं। वो पीछे बैठते हैं इसलिए वो डिस्टर्ब ना करे, तुम लोग डिस्टर्ब करते हो उनको। यस सर, यस बताइए। व्हाट आर द नेम्स ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स? घूमने आए हो? हैं? इतनी देर तो हो गई, इतनी देर से बकबक कर रहा हूं मैं, मैंने तो 15 के बाद में किसी को घुसने ही नहीं दिया। अभी तो 30 हो रहे हैं। 15 मिनट निकल गए बेटा, अगर तुम लेट से लेट भी आए हो तो भी। ओके, लिखा है तुमने? दिखाओ। क्या नाम क्या है तुम्हारा? पूरा नाम बताओ। तो ऐसे पीछे आके छुप के क्यों बैठते हो? बेटा उधर ध्यान दे ले, मोबाइल भी रखा हुआ है तूने पास में, है? नहीं, साइलेंट करने के लिए क्या मोबाइल निकाल के क्यों रखा हुआ है बाहर? उसको अंदर रखो, तो उसी की साइड रहेगा तुम्हारा पूरे टाइम। वो कब एक लाइट जल जाएगी तुम तो उसकी साइड देखने लगोगे, फिर हमें भूल जाओगे तुम। हमसे थोड़ी इतना प्यार है तुम्हें। सो वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो उन्होंने बताई कि नेगेटिव प्रेशर एक्चुअली होल्ड्स द लंग, इट प्रिवेंट्स द लंग फ्रॉम कोलैप्स, बिकॉज नेगेटिव प्रेशर है मतलब कि ये एक सक्शन प्रेशर होने के कारण से ये लंग्स के ऊपर हमेशा अप्लीकेबल रहेगा, बिकॉज इट इज इन इंट्राप्लूरल स्पेस और उसके जस्ट नीचे लंग्स है। ठीक है, तो ये लंग्स के ऊपर हमेशा अप्लीकेबल रहेगा। लंग्स ये जो बोल रहे हैं कि अपन इंट्राप्लूरल प्रेशर है ये कोलैप्स होने से रोकता है, इससे पहले हमें एक और चीज समझ लेनी चाहिए, दैट इज टेंडेंसी, इलास्टिक टेंडेंसी ऑफ चेस्ट वॉल एंड द लंग्स। अब लंग्स आपने देखा है, लंग्स आर फाइब्रस टिश्यूज और एक रबर बैंड जैसा स्ट्रक्चर है उसका, मतलब नॉट रबर बैंड बट इट्स वेरी इलास्टिक, एंड उसको अपन स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसे अपन सांस लेते हैं तो वो इन्फ्लेट होता है, बलून होता है जैसे इन्फ्लेट होता है एंड डिफ्लेट होता है। ठीक है, तो इलास्टिक है, तो बेसिकली इलास्टिक होने के कारण से इसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है? टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप। अगर आप बैलून को ऐसे रख दो, उसको बांधो नहीं और उसको फुला के रख दो, तो थोड़ी देर में हवा सारी निकल जाएगी और वो जैसा था वैसा का वैसा छोटा हो जाएगा वापस। तो लंग्स भी क्या होंगे कि अगर आप लंग्स को छेड़ो नहीं और ऐसे कैसे छोड़ दो, तो उसकी खुद की टेंडेंसी क्या है, अगर बाहर रखो आप उसको तो इट विल कोलैप्स, it will reduce in size and become small, but that reducing in the size, that collapse is very harmful for us, क्योंकि हर बार उसको वापस से, अब आप बलून फुलाते हो कितना जोर लगता है, इनिशियली बहुत ज्यादा जोर लगता है, वो जब फिर वो थोड़ा हल्का सा फूल जाता है, देन फटाफट फुला लेते हैं अपन। तो जो इनिशियल रेजिस्टेंस फेस करते हो, तो इसी तरह की रेजिस्टेंस हर बार आपको लंग्स में फेस करनी पड़ेगी, तो आपका ब्रीदिंग का वर्क जो है, वर्क ऑफ ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, कितना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, एंड द रेस्पिरेशन बिकम लेबरस। अभी जो तुमको पता भी नहीं चल रही है, दैट विल बिकम वेरी वेरी हार्ड, जैसा कि कुछ केसेस में होता है, जो कि जैसे कि आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे, दे फेसिंग वेरी डिफिकल्टीज। ठीक है, उसके अलावा एक सिंड्रोम होता है दिस इज नोन एज ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। वहां पे क्या होता है, लंग्स कोलैप्स होने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट इज अ मटीरियल विच कीप्स लंग्स इन्फ्लेटेड because it reduces the surface tension which is occurring between the surface of the lungs.
So this, because of this tendency, recoil tendency of the lungs tissue, lungs क्या करते हैं, हमेशा कोलैप्स होकर बंद होने की कोशिश करते हैं. एल्वुलाई क्या करते हैं, हमेशा बंद होने की कोशिश करते हैं. So always there is some amount of air inside the respiratory tract. That is known as dead space air. Dead space air. That air will keep the lungs inflated, alveoli inflated, when we are not respiring actually. उसके अलावा जो हमारा चेस्ट वॉल है, अब हमने लंग्स का समझ लिया. लंग्स क्या होते हैं, बलून जैसे स्ट्रक्चर है, इलास्टिक है, एंड दे वांट टू कोलैप्स. नाउ द चेस्ट कैविटी. चेस्ट कैविटी क्या है, आपने उसको टेंडन, ये बोन्स है, ठीक है, बोन्स है. अब आपने इसको बांध रखा है अलग अलग तरह के टेंडन से, मसल से, इसको बांध के ऐसे रखा हुआ है. अब आप ये सब टेंडन वेंडन हटा दो तो ये क्या होगा, मरा हुआ जानवर देखा है कभी, उसका चेस्ट कैसे खुला रहता है, उसका रिब केज जो होता है वो ऐसे खुला हुआ मिलेगा आपको. कहीं पे आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्म में, और अगर आप जंगल वंगल में जाना पसंद करते हो तो ऐसे भी दिख जाएगा, बाहर भी गाँव के आसपास. तो जो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो चेस्ट है, जो बोनी केज है आपका, रिब केज, उसकी जो टेंडेंसी है, इट इज ओपन आउटसाइड. इट वांट्स टू एक्सपेंड, इट डोंट वांट टू कॉन्ट्रैक्ट, इट वांट्स टू एक्सपेंड एंड ओपन. और लंग्स का क्या है, इट वांट्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड कोलैप्स. तो दोनों की टेंडेंसी अलग है. इस कारण से यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट होता है, दैट इज नेगेटिव प्रेशर, एंड इट कीप्स होल्डिंग, लंग्स को इन्फ्लेट करके रखता है, और जो रिब केज है उसको एक्सपेंड होने से रोकता है. तो दोनों को ये एक साथ रखता है. तो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्राप्लूरल प्रेशर. So it is more negative during inspiration and less negative during expiration. Lung and thoracic cage are elastic but in opposite direction, result in a pull, that is negative pressure in the space. अब अगर कोई इंजरी हो जाए इसी स्पेस में कोई इंजरी हो जाए, जैसे किसी ने चाकू मार दिया, कोई गोली लग गई, है ना, सोचो तुम लोग कहीं पे वॉर जोन में हो और गोली आई, लग गई चेस्ट के अंदर, कुछ हुआ नहीं पर चेस्ट तुम्हारा पियर्स हो गया, या तुम्हारा कोई पेशेंट है उसका चेस्ट पियर्स हुआ है उसके साथ, किसी भी इंजरी के कारण से, ट्रैफिक इंजरी के कारण से हो सकता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और कुछ यहाँ पे घुस गया. So that will, what it will do, it will create a link between the outer atmosphere and the chest cavity or the pleural cavity. Now pleural cavity is already negative, outer world is positive, so air will move from higher pressure to low pressure. So air will enter inside the chest or pleural cavity and it will create a positive pressure inside that pleural space, and it will not let the lungs to expand. अब वो जो नेगेटिव प्रेशर था वो खत्म हो गया, तो लंग्स उस साइड का क्या होगा, कोलैप्स. दैट कंडीशन इज नोन एज न्यूमोथोरैक्स. न्यूमो मतलब एयर, थोरैक्स इज एयर इनसाइड द थोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स. अंडरस्टूड? क्या हुआ, हमने एक फिस्टुला क्रिएट कर दिया है फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड टू इनर वर्ल्ड, इनर और द रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है दैट इज पॉजिटिव 760 mmHg, इनसाइड इट इज नेगेटिव समवट लेस देन द 760 mmHg. सो हमें पता है ये तो लो है, फ्रॉम द एयर विल मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो बाहर से एयर जो है वो अंदर घुस जाएगी इनसाइड द चेस्ट कैविटी. अब अंदर से अगर घुस गई एयर तो अंदर भी पॉजिटिव हो जाएगा उस साइड, और पॉजिटिव होने के कारण से जो अभी तक की नेगेटिव प्रेशर रहता है तो लंग्स इन्फ्लेटेड रहते हैं, वो खत्म हो जाएगा. अब लंग्स क्या है, अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी पे आ जाएगा, इलास्टिक रिकॉइल, एंड इट विल रिकॉइल एंड इट विल कोलैप्स. और उसको एक्सपेंड करने में बहुत जोर लगता है तो वो एक्सपेंड होगा भी नहीं. दैट इज अ डिफरेंट इश्यू, वो बाद में देखेंगे. The internal pressure equals to atmospheric pressure, and the negative P is essential to keep the lung partially inflated, easy to inflate, thus save the energy during the breathing. So it decreases the work of breathing.
So transpulmonary pressure is intrapulmonary pressure minus intrapleural pressure. So what are the factors affecting deep inspiration? डीप इंस्पिरेशन आप करेंगे तो और नेगेटिव होगा प्रेशर. देन ग्रेविटी. तो ग्रेविटी के कारण से क्या होता है, वेन एवर वी आर स्टैंडिंग द नेगेटिव प्रेशर इज हायर एट द अपर एंड एंड लोअर एट द लोअर एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स. तो एपेक्स पे आपको -7 मिलेगा और बेस पे आपको -2 मिलेगा. इंजरी टू द चेस्ट वॉल अभी हमने देखा, इट विल क्रिएट ए न्यूमोथोरेक्स. एम्फिसीमा. एम्फिसीमा के कारण भी क्या होता है, बिकॉज ऑफ एम्फिसीमा. यस बेटा बताओ. ओके, तो एम्फिसीमा क्या है, बेसिकली डिजीज क्या है? वेरी गुड. बिल्कुल बिल्कुल सही है. स्मोकिंग में क्या होता है ऐसा जिसके कारण से एम्फिसीमा हो जाता है? पूरा नहीं पढ़ाया तुम्हें? किसने, एलन ने पढ़ाया कि ये? हाँ, क्यों डैमेज होती है? हाँ, ओके. So there is an enzyme which is inhibited by the some particles or smoke or free radicals inside the smoking. जो हम सिगरेट स्मोकिंग या जो भी अलग तरह की स्मोकिंग होती है, उस कारण से that particular enzyme will stop, and उसके कारण से क्या होता है कि जो लंग टिश्यूज बनने होते हैं वो बनते नहीं है और इट विल स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द लंग टिश्यूज. अब लंग टिश्यूज बेसिकली एल्वुलर टिश्यूज. तो एल्वुलर टिश्यूज डिस्ट्रॉय होने के कारण से धीरे धीरे क्या होते हैं, जैसे एल्वुलाइज होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ग्रुप के अंदर होते हैं. एक ग्रुप होता है उसके अंदर भी 100 और मिलियंस ऑफ एल्वुलाइज होते हैं. तो वो कोलैप्स होके एक बड़ा एल्वुलाई बन जाता है. छोटे छोटे एल्वुलाई की जो वो वॉल्स होती है ना बीच में, पार्टीशन वॉल्स होती हैं, वो खत्म हो जाती हैं और वो एल्वुलाई एक बड़ा सैक बन जाता है. तो दैट इज नोन एज एम्फिसीमा. अब वो अगर सैक बन गया तो इट बिकम्स डेड स्पेस एयर. नाउ इट विल नॉट टेक पार्ट इन द रेस्पिरेशन. इट इज ए डेड स्पेस एयर एंड इट विल अकोमोडेट द एयर इनसाइड इट ओनली. वो बाहर नहीं निकाल पाएगा उसको. इंस्पिरेशन नॉर्मल होगा, इंस्पिरेशन के अंदर एयर आ जाएगी, आपका जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा. बट एक्सपिरेशन इज नॉट एफिशिएंट बिकॉज यू हैव ब्रोकन द सेप्टास, और सेप्टास ब्रोकन होने के कारण से नाउ द एक्सपिरेशन के अंदर जो प्रेशर जनरेट होना चाहिए था वो जनरेट नहीं होगा, पॉजिटिव प्रेशर, और बाहर नहीं आएगी है. उस कारण से एयर स्टक हो जाती है अंदर न्यूमोथोरेक्स एम्फिसीमा के अंदर, एंड इट विल कॉज प्रॉब्लम related to respiration. So changes seen in emphysema: elasticity decreases, it decreases the pull, less positive pressure, expansion of the chest, and chest will become barrel shaped. तो चेस्ट के अंदर हवा भरती रहेगी, चेस्ट बड़ा बड़ा होता जाएगा. बैरल क्या होता है, जिसमें अपन तेल वेल ट्रांसपोर्ट करते हैं, बड़े गोल, बिल्कुल गोल चेस्ट हो जाएगा ऐसा. तो ये जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर सारे बढ़ने लग जाएंगे और गोल सा चेस्ट हो जाएगा. तो दैट इज नोन एज बैरल शेप चेस्ट. तो इलास्टेंस अपन ने अभी डिस्कस किया, दैट इज नोन एज रिकॉइल टेंडेंसी. जो लंग्स हैं, जो टिश्यूज हैं, इनकी क्या होती है, रिकॉइल टेंडेंसी होती है. तो रिकॉइल टेंडेंसी ऑफ लंग इज इनवर्ड and recoil tendency of chest wall is outward. It wants to open, that wants to close. Muscles, because of muscles and tendons. Compliance क्या होती है? Compliance in term, what is compliance? यहां पे लिखा हुआ है, वैसे compliance का तुम देख लो फॉर्मूला एक बार पहले. ये देखो, V जब ट्राइंगल बना होता है मतलब दैट इज ए वेरी गुड. तो चेंज इन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन प्रेशर. तो प्रेशर के साथ में कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो ये इक्वेशन है, दैट इज नोन एज कंप्लायंस. कि अपन नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, जैसे इंस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और अपन नेगेटिव,
अपन मसल कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं, एक्सेसरी मसल्स यूज कर रहे हैं, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, अब उसी हिसाब से वॉल्यूम भी इंक्रीज होना चाहिए। तो दैट इज नॉन एज गुड कंप्लायंस। कंप्लायंस ओके है। अगर नहीं हो रहा है उस हिसाब से वॉल्यूम, हम लोग जोर लगा रहे हैं, इंस्पिरेशन हो नहीं रहा है, उतना वॉल्यूम आ नहीं रहा है अंदर, चेंज ऑफ वॉल्यूम उतना नहीं है, मतलब कि आपकी कंप्लायंस जो है वो डिक्रीज हो गई है। सो कंप्लायंस इज चेंज इन वॉल्यूम रिलेटेड टू चेंज इन प्रेशर। कंप्लायंस को ऐसे समझना हो, अगर आपको नॉर्मल लैंग्वेज में, अगर अपन जो बातचीत की लैंग्वेज है उसमें अगर अपन बात करें, तो कंप्लायंस क्या होती है बेसिकली। कितने लोग डेस्क कॉलर हैं यहाँ पे? खाना लाते हो घर से? ठीक है, खाना अच्छा होगा तो खाओगे, नहीं अच्छा होगा तो क्या करोगे? कैंटीन का या फिर बर्गर फार्म का खाओगे। वेरी गुड। क्यों अलाउड नहीं आपको? अच्छा, वो तो अलग किस्सा है, फिर वो अलग बात। बट चलो मान लो कि आप बाहर से नहीं खाओगे, बट अगर अच्छा खाना है तो आप उसको पूरा फिनिश करोगे, और नहीं है तो आप थोड़ा बहुत खा के पेट भर गया, ठीक है, छोड़ दिया। दैट इज नोन एज कंप्लायंस। इफ देयर इज अ गुड फूड, गुड कंप्लायंस, बैड फूड, बैड कंप्लायंस। ये सभी चीजों में होता है। इसका कंप्लायंस का आपका नेक्स्ट ईयर आएगा फार्माकोलॉजी में। आप जो सब्सक्रिप्शन लिखते हो, प्रिस्क्रिप्शन लिखते हो, नॉट सब्सक्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन ही हो गया आजकल। नेटफ्लिक्स देखते। तो प्रिस्क्रिप्शन, whenever you write a prescription, तो उसमें जो दवाई होती है वो आपको सामने पेशेंट को देख के लिखनी होती है। मे बी यू नो, बहुत बहुत बड़ी बड़ी दवाइयां आपको पता है, बहुत बहुत एकदम से ठीक कर देगी ऐसी दवाई आपको पता है, बट अगर उस पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो वो दवाई वो ले नहीं सकता। आप लिख दो, वो केमिस्ट को जाके देगा, वो बोलेगा यार ये तो 1000 रुपए की दवाई है, वो बोलेगा नहीं चाहिए दूसरे डॉक्टर के पास, या फिर वो ऐसे ही घर चला जाएगा। वो बोलेगा यार इसका कोई दूसरा दवाई दे दे, वो केमिस्ट कुछ पकड़ा देगा उसको, वो चला जाएगा, फिर आपके पास रिपीट आएगा हफ्ते भर बाद में, और आपको पता चलेगा उसने दवाई ली नहीं, तो जो डिजीज है वो और एग्जैगरेट हो गई। सो दैट इज नॉन एज कंप्लायंस, कि आपको देखना है। और उसके अलावा भी ये हो सकता है कि आप बच्चे को लिख दो, बड़े की दवाई लिख दो। आप बच्चा आ रहा है आपके पास में 1 साल 2 साल 1 साल से नीचे वाला, और आप उसको दवाई लिख रहे हो भाई टैबलेट ओडी बीडी, भाई वो बच्चा है, वो निगल ही नहीं पाएगा टैबलेट, उसमें टैबलेट निगलनी सीखी ही नहीं है अभी, तो तुम उसको क्या लिखोगे? सिरप्स। आपने देखा होगा बच्चों की सारी दवाइयां सिरप्स में आती हैं, उनकी कभी भी गोलियां नहीं आती। गोलियां आती हैं थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो वो भी हम लोग उनको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे कूट के देनी पड़ती है, ऐसे करके देनी पड़ती है, किसी चीज के अंदर मिक्स करके देनी पड़ती है। ये तो उनको क्या फर्क पड़ता है, तो खाएगा ही नहीं, है ना। तो दैट इज कंप्लायंस। तो इसी तरह से कंप्लायंस यहाँ लंग्स के अंदर क्या हम लोग जो बात करते हैं, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम विद द चेंज इन प्रेशर। तो दोनों के बीच में एक तालमेल होना चाहिए। बेसिक कंप्लायंस इज बेसिकली तालमेल, कितना अच्छा काम आप कर सकते हो, कितना अच्छा आउटपुट आप ला सकते हो बिकॉज ऑफ प्रेजेंट कंडीशन। सो अगर यही कंप्लायंस हमने वाटर के अंदर जब कैलकुलेट करी, तो इट कम्स आउट एज लंग एंड थोरेक्स की एक साथ करी तो 0.1 लीटर पर सेंटीमीटर आया, एंड व्हेन वी हैव डन इट सेपरेटली तो इट इज 0.2 लीटर। तो जब हम साथ में करते हैं तो इनकी कंप्लायंस क्या होती है, बेसिकली डिक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ इंट्राकनेक्टिंग, जो भी इनके फीचर्स होते हैं एक दूसरे से और इंटरेक्ट करते हैं, और उस कारण से टोटल कंप्लायंस जो है वो लंग की कम हो जाती है बिकॉज ऑफ। इधर आ जाओ बेटा, पीछे आ जाओ आप, अगर नहीं दिख रहा है वहां से। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस अपने सबने सर्फेक्टेंट नाम सुना है। सर्फेक्टेंट क्या काम करता है? इट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन होती क्या है बेसिकली? जब भी दो अननोन ग्रुप से एक साथ आते हैं, कोई दो अननोन सरफेसेस एक साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो वो जो नॉन जो चीज है, जो भी कोई सरफेसेस है, उन दोनों के बीच में एक फोर्स जनरेट होगा। और फोर्स कैसा जनरेट होता है कि जो चीज, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर को अगर आप नीचे डालोगे जमीन के ऊपर या कहीं पे भी, तो इट विल इंटरेक्ट विद दैट सरफेस एंड इट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, अपने अंदर की साइड जाने की कोशिश करेगा और अपने सिमिलर मॉलिक्यूल्स को एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। तो आप चाहे पानी ऐसे डालो कितना भी, तो वो एक एक ड्रॉपलेट्स में अलग अलग इकट्ठा हो जाता है।
इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि ऑयल के अंदर आप पानी डाल के देखो, तो ऑयल के अंदर जब पानी अपन डालते हैं या पानी के अंदर ऑयल डालें, तो जो भी डाल रहे हैं अपन ऑयल या पानी, छोटे छोटे ड्रॉपलेट में इकट्ठा हो जाएगा एक साथ। पूरा पानी जैसे फ्लो की तरह नहीं रहेगा, जैसे आपने डाला था वैसा नहीं रहेगा, वो अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप बना लेगा। तो वो क्या कोशिश करता है कि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होते हैं बेसिकली, सो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस विल ट्राई टू रिटेन इट्स ओन टाइप। तो जिस तरह का मॉलिक्यूल है वो अपने तरह के मॉलिक्यूल्स के साथ में रहना पसंद करेगा। अगर जैसे आप लोग अभी बैठे हो, रोल नंबर वाइज थोड़ी बैठे हो, आप कहाँ बैठे हो, जहां पे आपका दोस्त बैठा है, या फिर जैसे आपकी जिससे बनती है या जिससे आप बैठे, तो वैसे ही लोगों के साथ आप रहना पसंद करोगे। उसी तरह से ये मॉलिक्यूल्स भी दे ट्राई टू रिमेन विद देयर ओन काइंड। तो दैट इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। जब भी कभी दो सरफेसेस के बीच में इंटरेक्शन होता है तो एवरीबडी ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड दैट इज नोन एज इंट्रामोलिकुलर फोर्स, एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इनवर्ड साइड, इनसाइड, अंदर की साइड में डायरेक्टेड होता है। So alveolar surface tension generated due to unbalanced attraction of liquid molecules and reduce the, इसके कारण से क्या होता है, जो inward force generate होता है because there is a liquid lining outside the surface that alveoli, और उस कारण से alveoli के वो liquid lining contract करना शुरू करेगी, जिसके साथ में आपके alveoli भी contract करना शुरू करेंगे, and they will try to become smaller in the size and they will collapse. So that is known as surface tension. Interaction between the liquid molecules, and they try to contract and they will try to decrease the surface of the alveoli because they are generating the inward force. Now इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं देखने के लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो इट इज नोन एज प्रेशर जो जनरेट होगा दैट इज इक्वल टू T अपॉन R। तो T हमारे क्या है यहाँ पे, ट्रांसम्यूरल प्रेशर इन अ स्फीरिकल स्ट्रक्चर। अगर हम एक स्फीयर ले रहे हैं, गोल मान रहे हैं, जैसे एल्वेलाई को हम मान लेते हैं एक सर्कल है, ठीक है, उसके अंदर कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है दैट विल डिपेंड अपॉन द टेंशन एंड द रेडियस, उसका रेडियस कितना है। नाउ अगर आप देखो तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो जितना ज्यादा R होगा उतना कम P हो जाएगा, और जितना छोटा रेडियस होगा उतना ज्यादा P इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर विल इंक्रीज। तो अगर हम सरफेस टेंशन को अगर कांस्टेंट कर दें, ये जो T है दिस इज बेसिकली सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन तो पूरे एल्वेलाइज में सेम ही रहेगा, तो हम उसको अगर कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं तो इंट्राप्लूरल जो भी प्रेशर जनरेट हो रहा है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो दैट इज नोन एज लैप्लेस लॉ। इस लॉ को हम बोलते हैं लैप्लेस लॉ। तो प्रेशर जनरेटेड inside the alveoli is inversely proportional to the radius of the alveoli. Now pressure is more, अगर radius कम हुआ तो pressure will increase, and pressure अगर ज्यादा है तो that alveoli will collapse because उसकी जो air है वो low pressure area में चला जाएगा। अब low pressure कहां पे होगा, जहां पे radius ज्यादा हो। तो पूरे लंग के अंदर एक alveoli तो ऐसा होगा जिसका रेडियस सबसे ज्यादा है, ठीक है, और बाकी के सभी एल्वेलाइज का रेडियस उससे कम है। तो धीरे धीरे होगा क्या, सारे एल्वेलाइज कोलैप्स हो जाएंगे और जिसका रेडियस सबसे ज्यादा था वो और बड़ा बढ़ता 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 एक अकेला एल्वेलाई बचेगा, अकॉर्डिंग टू लैप्लेस लॉ, बिकॉज बाकी सभी एल्वेलाइज का प्रेशर उससे ज्यादा होगा, तो सब कोलैप्स होकर अपनी एयर कहां भेज देंगे, जो जहां पे प्रेशर कम है। चलते 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 सारे कोलैप्स हो जाएंगे और सारी एयर आ जाएगी एक एल्वेलाई में। तो लैप्लेस लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही एल्वेलाई होना चाहिए पूरे लंग के अंदर, पर ऐसा होता नहीं है बिकॉज ऑफ सर्फेक्टेंट। नाउ व्हाट सर्फेक्टेंट डज, यहां पे हमने T कांस्टेंट रखा था, वो इस T के साथ प्ले करेगा, क्या होगा, वो तुम्हारा दिख रहा है कोई बात, इनको क्या हो, कुछ पूछना है, फोन आ गया, नहीं आया, मुझे लगा आ गया मम्मी का फोन। सहवाग का फोन आया था एक बार, पता है तुम्हें, जब रिलायंस लॉन्च हुआ था तो सहवाग की माँ का फोन आया था, नहीं पता तुम लोगों को?
बच्चे थे उस वक्त शायद, तो सहवाग आउट हो गया था। तो इट बिकम लाइक ए स्लैंग, और जैसे मीम्स बोलते हैं ना, उस वक्त मीम्स होते नहीं थे, पर ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, तो उस वक्त ये एक काइंड ऑफ मीम्स हो गया था। जब भी फिर सहवाग आउट होता था तो ये आता था कि सहवाग की माँ का फोन आ गया था, क्योंकि एक एडवर्टीजमेंट किया था सहवाग ने, रिलायंस नया नया लॉन्च हुआ था, एंड उसमें लाइक इसकी मदर का फोन आता है एंड ही इज वेरी हैप्पी एंड ऑल दैट चलता है उसमें, देन इट टर्न्स इनटू लाइक सहवाग का फोन, माँ का फोन आ गया। यू नो सहवाग? ऐसा मत करो सर, हम इतना तो जानते हैं। इतने भी छोटे नहीं आप। ओके, सो यहां पे हमने क्या रखा है, यहां पे हमने क्या रखा है, हम जब बात कर रहे हैं तो हम लोग टी को कांस्टेंट रख रहे हैं। हमने टी का कोई इसमें कंसीडर ही नहीं किया है कि सरफेस टेंशन कम ज्यादा हो सकती है। हमने सरफेस टेंशन पूरे लंग के अंदर एक जैसी मानी। बट जब सर्फेक्टेंट आ जाता है तो इट विल प्ले विद द टी and it will decrease the T. Now if T decreases, then automatically the balance pressure will be balanced and the alveoli will not collapse. Now how much T will be reduced or increased will depend on the radius again. अब यहां पे एक प्ले है कि जैसे अगर हम माने कि एक छोटा एल्वेलाई है, तो छोटा एल्वेलाई है मतलब कि उसका रेडियस कम है तो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। अब उसका सरफेस टेंशन जो है, बिकॉज इसका रेडियस कम है, जो सर्फेक्टेंट रिलीज हो रहा है वो इसको बहुत अच्छे से कवर करेगा। पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सर्फेक्टेंट प्रेजेंट इन स्मॉल रेडियस एल्वेलाई इज मोर, सो टी विल बी रिड्यूस्ड मोर टू बैलेंस द पी। अब रेडियस बड़ा है तो सर्फेक्टेंट भी फैल जाएगा पूरे में, तो पर वॉल्यूम ऑफ सर्फेक्टेंट विल बी लेस, सो टी विल बी लोवर्ड वेरी लेस एंड P will be adjusted accordingly. So almost सभी एल्वोलाइज में इस तरह से P की वैल्यू को एक रखा जाता है ताकि वो कोलैप्स ना हो और जो एक लैप्लेस लो प्रूव ना हो जाए कहीं। ठीक है, तो दिस इज द होल फिनोमिना ऑफ सरफेस टेंशन एंड सर्फेक्टेंट। नाउ फ्रॉम वेयर द सर्फेक्टेंट इज रिलीज्ड, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सर्फेक्टेंट इज योर होमवर्क। प्लीज डू इट, read it. They'll ask you in the tutorials, whenever the tutorial comes. So the functions are: reduces the tendency of alveoli to collapse by keeping the pressure equal on the large alveoli, improve distendability of the lungs, decreases the effort of the muscle. नहीं तो क्या होगा, हर बार बार लंग्स के alveoli collapse होंगे, उनको एक्सपेंड कराना पड़ेगा, वर्क ऑफ ब्रीदिंग जैसे मैंने पहले बताया था इंक्रीज हो जाएगी। दे हैव प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑल्सो, बिकॉज अगर सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो उसके कारण से वहां का ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। इट विल ट्राई टू सक द फ्लूइड ऑल्सो एंड द एल्वोलाई विल बी फिल्ड विद द फ्लूइड्स एंड कैन कॉज इडिमा। सो दैट ऑल्सो प्रिवेंटेड, विच इज नोन एज प्रिवेंशन ऑफ पल्मोनरी इडिमा, एंड ऑल्सो दे हैव फैगोसाइटिक एक्शन एंड कीमोस्टैटिक एक्शन, so they will prevent the infection also. So these are the functions of surfactant